हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज लिक्विडेशन का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम कवर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के साथ। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो, इन द प्रीवियस क्लास अपन ने ना लिक्विडेटर स्टेटमेंट कर लिया। उसमें जो मैंने कंसेप्ट बताया था ये वही कंसेप्ट है। एग्जाम में आने के चांसेस आई कैन से 0.1%, 1% चांसेस है कि ऐसा स्टेटमेंट पूछा जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ये आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। ये हाँ, दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये बहुत इजी है। इसमें ना मतलब आपको करना कुछ नहीं, इसमें आपको क्या करने का है, खाली डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, खत्म। और कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब दरवाजा बंद कर दे। क्लियर है क्या? समझा आपको? चल ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब जरा ध्यान दो। पहले तो मैं बताता हूँ, इसके अंदर लिस्ट है ABCDEFGH तक है। ए स्टैंड्स फॉर लिस्ट ए, मतलब असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज। मतलब आपको कल मैंने बताया था लिक्विडेशन के अंदर क्या होता है, असेट्स बेचो, उससे लायबिलिटीज को पे करो, और लायबिलिटीज पे करने का सीक्वेंस होता है। तो असेट बेचने के लिए दो टाइप के असेट होते हैं, एक किसी चीज से सिक्योर्ड होता है और एक अनसिक्योर्ड असेट्स होते हैं। अनसिक्योर्ड मतलब उनको नॉर्मली अपने को बेचना होता है, बराबर है कि नहीं? तो ये है पहला, असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज। नॉट स्पेसिफिकली प्लेज का मतलब है कि ये किसी का मॉर्गेज नहीं है। मतलब मैंने बोला लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, तो उसको गिरवी रख के आपने लोन नहीं लिया है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉट स्पेसिफिकली प्लेज। और स्पेसिफिकली प्लेज का मतलब है कि इनको गिरवी रखा गया है, तो इसके पैसे से अपने को वो लाइबिलिटीज पे करनी पड़ेगी। देखा है ना लिक्विडेशन स्टेटमेंट में कि भाई अपन ने लैंड एंड बिल्डिंग को सिक्योर करके रखा है लोन के साथ, तो लैंड एंड बिल्डिंग बेचेंगे तो उसका पैसा किधर जाएगा, लोन में ही जाएगा, फिर उसमें प्रॉफिट एंड लॉस होता है आपको, बराबर। तो इधर भी सेम हिसाब है। सबसे पहला लिखा जाएगा सारे असेट्स बेचेंगे, असेट्स बेचेंगे कौन से, जो प्लेज नहीं है। तो यहाँ पे असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज बोला है, असेट नॉट हैविंग फिक्स चार्जेस, मतलब वो किसी पे फिक्स नहीं है। लिस्ट ए, समझा? सारे असेट्स को बेचेंगे एक्सेप्ट जिस पे प्लेज रखा गया है, वो किधर आता है, लिस्ट बी में। लिस्ट बी किसके लिए, सिक्योर, सिंपल भाषा में सिक्योर। असेट नॉट सिक्योर्ड, असेट सिक्योर, समझा? इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, तो बोला सारे असेट्स कॉज इन ईयर एक्सेप्ट रियलाइज, फिर बाद में डू नॉट इंक्लूड अनकॉल्ड कैपिटल। याद करो 200 शेयर्स के ऊपर कॉल नहीं हुआ या आउटरीज नहीं हुआ तो अपन निकाल देते थे, तो उनके पैसे तो अपन नहीं, तो उसने वही बोला अनकॉल्ड कैपिटल को इंक्लूड नहीं करते। किसमें, लिस्ट ए के अंदर। बाउंसर क्या नहीं समझा? मैंने सिंपल भाषा में क्या बोला, सारे असेट्स को बेचने गए, लिस्ट ए मतलब ऑल द असेट्स एक्सेप्ट प्लेज वाले। सिंपल, वो नहीं समझ में आया तो कोई इशू नहीं, वो अपने आप समझेगा, आपको उसको लिखना नहीं है, ऐसा कोई रिमार्क नहीं है, खाली समझाने के लिए वो लिखा हुआ है। लिस्ट बी के अंदर स्पेसिफिकली प्लेज वाले आते हैं। सबसे पहला ए और बी, ये दोनों चीज आपका असेट्स है, इधर से चालू हो जाता है लायबिलिटीज। असेट्स बेच के, असेट्स बेचने के बाद जो पैसा आएगा उससे सबसे पहला पेमेंट होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को। पहला पेमेंट किसको होता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को। देखो यहाँ पे सिक्योर्ड प्ले हो जाता है, पे हो जाएगा। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बाद पेमेंट करते हैं डी। डी सिंपल भाषा में डिबेंचर है, डिबेंचर्स को पे करना है, जो सिक्योर्ड रहता है वो, अनसिक्योर्ड नहीं, ठीक है। और ई अनसिक्योर्ड के लिए काम आता है। मतलब लायबिलिटीज का सीक्वेंस कैसा है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, डिबेंचर्स, अनसिक्योर्ड, ठीक है क्या? सी डी एंड ई। उसके बाद एफ किसको देंगे, प्रेफरेंशियल होल्डर को पैसा देंगे। जी किसको पैसा देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर। और उसके अलावा कुछ अगर प्रॉफिट या लॉस बचा तो खत्म। समझ में आया क्या करना है इस टॉपिक में? इस टॉपिक में असेट्स बेचना है, लायबिलिटीज को पे करने का सीक्वेंस दिखाने का, और कुछ भी नहीं करना है। क्लियर? ये उसका फॉर्मेट है, असेट्स एंड देन लायबिलिटीज। रुपीज असेट, रुपीज रुपीज सेम, ग्रॉस लायबिलिटीज और रुपीज रुपीज कंटिन्यू होगा, पर यहाँ पे स्टार्ट से माइनस होते जाएगा। जैसे कल के समय कैसा था, डेबिट साइड पे लिख रहे थे, क्रेडिट साइड पे लिख रहे थे, डेबिट का टोटल किया, क्रेडिट का माइनस किया, फिर बैलेंस निकाला था। इधर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसके अंदर सिंपल पहला लिस्ट असेट्स का आएगा,
फिर प्लेज वाला आएगा जिसको अपने को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा, कितना आया, कितना पैसा देने का है, प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है। कल देखा था ना आपने, मैंने टी फॉर्मेट बनाया था, आपको याद होगा तो, टू सिक्योर्ड असेट्स लिखता था, माइनस लोन करता था तो प्रॉफिट, ये वही है, ऐसा लिखा है वही काम, तो दिल पे लेने जैसा नहीं है। सॉल्व करो तो तुमको समझ आ रहा है, हाँ वही करेक्ट हो रहा है। खाली एक्सप्लेनेशन इतना दे रहा हो तो शायद तुम लोग ज्यादा सोच रहे हो, बट ऐसा कुछ नहीं। ए और बी हो गया, असेट खत्म, लाइब्रेरी से। सी पहला है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, लिस्ट सी का आता है। लिस्ट बी इधर लिखा, मतलब ये जो असेट से रिलेटेड है वो। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, डिवेंचर्स, अनसिक्योर्ड, एंड देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर इसके नीचे आ जाएगा। समझा? मतलब ये सी है, ये डी है और ये ई है। सर ये बी क्या है, एक्सप्लेन करता हूँ, जब सॉल्व करूंगा तभी एक्सप्लेन करता हूँ। सी डी ई समझ में आया, तो सी डी ई हो गया। एफ जी किसके लिए, एफ किसके लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जी किसके लिए इक्विटी शेयर। सर ये लिस्ट याद रखना जरूरी है, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस। फिल इन द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चंस के अंदर ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे इस लेसन के अंदर, तो ये लिस्ट याद रखना पड़ेगा। लिस्ट ए स्टैंड्स फॉर असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज, लिस्ट बी स्टैंड्स फॉर असेट स्पेसिफिकली प्लेज, सी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के लिए है, डी डिबेंचर्स के लिए, सिक्योर्ड डिबेंचर्स के लिए, ई अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए, एफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए, ई और बाद में प्रॉफिट के लिए, मतलब इनकम्स के लिए, इनकम या लॉस उसके लिए, एच। क्लियर? चलिए फिर स्टार्ट करता हूं सम, जो मैं टेक्स्ट बुक रेफर कर रहा हूं इसके अंदर पेज नंबर 407। हाँ जी बोलिए। नहीं लिखेंगे, लिखे जब आएगा बैलेंस उसके बाद लिखेंगे ना, ठीक है। इतना आने वाला है, उसके बाद जब पैसा बच जाएगा पहले एफ को देंगे फिर जी को देंगे, जब आएगा उसको लिखते जाएंगे, और जो बच गया तो एच को देंगे। मतलब ये दो का पैसा आएगा, जाएगा 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 जाएगा, आएगा ये भी जाएगा, सी डी ई एफ जी एच इधर बच जाता है। बचा तो लॉस, बचा तो प्रॉफिट, नहीं तो लॉस। चलिए देखते क्या है। पेज नंबर 407, इलिस्ट्रेशन नंबर 30। ए लिमिटेड इज टू बी लिक्विडेटेड, द समरी बैलेंस शीट ऑन 30 सितंबर अपीयर एज अंडर। बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज दिख रहा है, इक्विटी शेयर्स, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स है ही नहीं, तो मतलब लिस्ट एफ तो आएगा ही नहीं। वेरी गुड। फिर सिक्योर डिबेंचर्स दिया है ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, डिबेंचर्स को सिक्योर किया है लैंड एंड बिल्डिंग पे, मतलब ये लाइबिलिटीज जो सिक्योर्ड है, असेट स्पेसिफिकली प्लेज वाला डिबेंचर है ये वाला डिबेंचर नहीं। ये डिबेंचर कौन सा होता है, सिक्योर तो होता है बट ये प्लेज वाला नहीं होता है। मतलब कल कैसा था, लोन ब्रैकेट में मॉर्गेज करवाया था, तो ये भी डिबेंचर एक लोन ही है, बट वो असेट स्पेसिफिकली प्लेज वाला है, क्योंकि ब्रैकेट में लिखा है ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, बोला है ना यहाँ पे। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद ये अनसिक्योर्ड लोन और फिर ट्रेड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड लोन क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा, प्रेफरेंशियल सॉरी क्रेडिटर्स के अंदर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के अंदर। अरे बात समझा? वेरी गुड। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग दिया, अदर फिक्स असेट दिया है, क्रेडिटर्स दिया, सॉरी करंट असेट दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, कंटीजेंट लायबिलिटीज में दिया है बिल डिस्काउंटेड का 2 लाख, ऑन एक्साइज डिमांड दिया है 3 लाख रुपए। On investigation, it was found that a contingent liability on a certain to develop and that assets are likely to be realized as follow. Land and building 22 लाख रुपए, other fixed asset 36 lakh rupees, other current asset 70 lakhs. Taking the above into account, prepare statement of affairs. बराबर है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ वेरी गुड क्वेश्चन, अगर आपने इधर ध्यान से देखा रहेगा, यहाँ पे लिखा है मैंने, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में भी लिखा है, अनक्रेडिटर्स में भी लिखा है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में पॉइंट टू बी इंक्लूडेड कंटीजेंट लायबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रेफरेंशियल पेमेंट। मतलब प्रेफरेंशियल पेमेंट का कोई कंटीजेंट लायबिलिटीज अगर है तो इधर आएगा, और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का कोई कंटीजेंट लायबिलिटीज नहीं है, नॉर्मल है, जैसे बिल डिस्काउंट यहाँ पे लिखा है मैंने, इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंट या एक्सपोर्ट, ऐसा कुछ है तो वो किधर जाएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में। ठीक है, नेक्स्ट और कुछ, ठीक है स्टार्ट किया जाए फिर। ओके सबसे पहला मैं क्या करूंगा, असेट्स बेचूंगा, सारे असेट्स बिकेंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में। लैंड एंड बिल्डिंग को 22 लाख में बेचा है, अदर फिक्स असेट को 36 लाख में बेचा है, करंट असेट को 70 लाख में बेचा है। अब देखो असेट्स में आपके पास कौन से असेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फिक्स असेट्स है, अदर करंट असेट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस आएगा क्या, नहीं, तो यहाँ पे कौन से असेट्स आएंगे, पहला आएगा फिक्स असेट। क्या बात है, फिक्स असेट्स, कितना फिक्स असेट बेच के कितना कमाया, क्या बात है 36 लाख कमाया। उसके बाद
करंट असेट बेच के कितना कमाया? क्या बात है, करंट असेट्स को बेचा और 70 लाख कमाया। टोटल इसका कर लेंगे, और कोई है क्या? नहीं ना, कैश बैलेंस वगैरह कुछ नहीं। 1,06,00,000, क्या बात, 1,06,00,000 टोटल कर लिया इसका। तो ये आपका पहला असेट हो गया। उसके अलावा हमने क्या किया है प्रशांत? लैंड एंड बिल्डिंग बेचा है। तो सर आपने इधर नहीं लिखी, इधर क्यों लिखा? क्योंकि वो किसी से सिक्योर्ड है ना, इसलिए वो लिस्ट बी में आने वाला है। एस्टिमेटेड कितने में बेचा उसको? 22 लाख में बेचा। अब ये किस पे सिक्योर था? डिबेंचर्स पे। और डिबेंचर्स का वैल्यू कितना था देखो जरा, डिबेंचर्स का वैल्यू है 20 लाख। अब 22 लाख बेचा, बट देना कितना था? 20 लाख। मतलब डेफिशिएंसी के सरप्लस, सरप्लस कितने का सरप्लस? 2 लाख का। और कुछ है क्या? नहीं। इसका टोटल चले जाएगा। अगर कुछ होता तो हम यहां पे लिखते टोटल, टोटल 2 लाख, और ये डायरेक्टली आउटर कॉलम में 2 लाख। समझ में आ गया? अरे समझा? टोटल कर लेते। 1,06,00,000 था और 2 लाख ऐड हुआ, 1,08,00,000 हो जाएगा। इसके अंदर और एक चीज लिखने का, ग्रॉस या तो फिर टोटल असेट रियलाइज। हमने टोटल कितना असेट रियलाइज किया? 1,06,00,000। आप याद करो, हम लोग कमीशन कैलकुलेट करते थे, कमीशन टू बी कैलकुलेटेड, पिछला सम अपन ने किया तो किस पे करते थे? जितना असेट रियलाइज हुआ उस पे करते थे ना। तो असेट रियलाइज कितना? 1,06,00,000 एड लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू ऐड करते थे, याद है? तो कैलकुलेट द कमीशन, लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 22 लाख। खाली ये कैलकुलेशन पर्पस के लिए और कुछ भी नहीं। 1,06,00,000 में 22 लाख ऐड कर दोगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1,28,00,000। बराबर ना? डन। बस इसको इतना लिख के छोड़ दो। मतलब बोला है क्या? बोला रहता तो अपन 1,28,00,000 पे कमीशन निकालते, और वो कमीशन जो होता है वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में ज्यादा, क्योंकि उसको पहला प्रेफरेंस देना पड़ता है। कमीशन इज योर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। जो कमीशन अपने इसके पहले दिया ना, कमीशन या एक्सपेंसेस, उनका प्रेफरेंस पहला है। सर क्यों? बिजनेस बंद कर रहे, अरे मेरे से नहीं होगा, तू बंद करके देगा, कमीशन चार्ज करेगा। तो कुछ भी हो पहला तो उनको देना ही पड़ेगा ना। तो कमीशन वगैरह अपना क्या है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है। क्लियर? तो अब मेरे पास कितना पैसा आया है? 1,08,00,000 रुपया आ गया है। इसमें अपने को लाइबिलिटीज में सबसे पहला किसको पे करना पड़ता है? लीस्ट बी 20 लाख रुपया पे कर दिया है मैंने। अरे रुक ना, समझ समझ। आप बोल, दूसरा तेरा क्या है? ये ना, अगर क्वेश्चन में बोला रहता टू कैलकुलेट कमीशन तो ये निकालते और यहाँ पे लिखते हो इसका कमीशन। इसका जरूरत नहीं, बट यू हैव टू मेक द टोटल टू मेक कि असेट इतना रियलाइज हुआ है। दैट्स इट। इसको किधर टोटल बीटल में लिखना भी नहीं है, ये सब प्रेजेंटेशन का पार्ट है। ठीक है। अब लिस्ट बी में पहला ग्रॉस लायबिलिटी 20 लाख का था। इधर मैंने लिखा सिक्योर्ड बाय क्या? लैंड एंड बिल्डिंग। अब यहां पे प्रेजेंटेशन देखो कैसा है। पहले लाइबिलिटीज लिखो, पे करना है तो इधर, बट ये लाइबिलिटीज तो पे हो गया है ना, इधर इसका कुछ भी वैल्यू आएगा क्या? नहीं। मतलब अभी भी मेरे पास कितना पैसा है? 1,08,00,000 रुपया है, क्योंकि मैंने 20 लाख ऑलरेडी पे कर दिया ना ये लाइबिलिटीज का। नहीं, मैं समझा रहा हूं, मेरे पास इतना पैसा आया है, इस पैसे में 20 लाख का पेमेंट हो गया ना इसका, इधर ही माइनस कर दिया ना मैंने। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ऑफ लिस्ट बी, लिस्ट सी, सीक्वेंस में जाना है। असेट स्पेसिफिकली प्लेज, इसमें असेट ही आना चाहिए था, पर मैंने क्या किया? एक लाइबिलिटी जो था 20 लाख का माइनस किया ना, 20 लाख की लाइबिलिटीज मैंने माइनस की है, लाइबिलिटीज माइनस की है। तो पहले बी सी डी एन ई सीक्वेंस में, तो सबसे पहला कौन सा असेट रियलाइज करो? तो पहला किसको पे करोगे? जो सिक्योर्ड है। तो पहला किसको पे करने का? 20 लाख को पे करने का, जो कि हमने ऑलरेडी पे करके यहां पे पहुंचे। 1,08,00,000 कैसे आया? 20 लाख पे करने के बाद आया ना। तो इधर बट अपन को इसका प्रेजेंटेशन कैसा दिखाना पड़ता है? जो पैसा है जिसका है उसमें ही माइनस करते हैं ना। यहाँ पे टी फॉर्मेट में आप इसमें से माइनस करते थे, अलग लिखते थे क्या? नहीं।
तो यहाँ पे इसलिए इसको ऐसा प्रेजेंटेशन है, समझा? चलो भाई यही हो गया। अभी मेरे पास 1,08,00,000 है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है क्या? देखो क्वेश्चन में अपने को प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स वगैरह कुछ दिया है क्या? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है कुछ पक्का? मेरे को तो दिख रहा है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है। देखो देखो देखो, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है। सर कौन है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर? देखो क्वेश्चन में दिया है कंटीजेंट लायबिलिटीज आर फॉर बिल डिस्काउंट 2 लाख एंड फॉर एक्साइज ड्यूटी डिमांड इज 3 लाख। और पैराग्राफ में दिया है ऑन इन्वेस्टिगेशन इट इज फाउंड दैट द कंटीजेंट लायबिलिटी आर सर्टेन टू डेवलप। मतलब भाई अपन जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो पता चला कि जो कंटीजेंट लायबिलिटीज है उसका लायबिलिटीज आ चुका है। अब एक्साइज ड्यूटी टैक्स, इसकी लायबिलिटीज पहले ही होगी ना। एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, इनको प्रेफरेंस पहला देना पड़ता है। प्रेफरेंस पहला देना पड़ता है मतलब ये क्या है, मेरा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की लायबिलिटीज है। तो मैंने बताया था प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की लायबिलिटीज प्रेफरेंशियल में जाएगी, और जो अनसिक्योर्ड है वो किधर जाएगा? अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज में। क्लियर? तो यहाँ पे दो है, एक तो बिल डिस्काउंट है और एक एक्साइज ड्यूटी। तो बिल डिस्काउंट तो बाद में, पहला क्या है? एक्साइज ड्यूटी। तो हाँ बोल। अच्छा मैं वही बोला, अभी मैं दो लायबिलिटी सिर को देता हूं। एक बोल रहा हूं चेक है और एक है टैक्स। एक चेक वाले को पैसा देने का है और एक गवर्नमेंट को टैक्स देने का है। मेरे को अंकिता को चेक से पेमेंट करने का है और मेरे को गवर्नमेंट को टैक्स भरने का। दोनों मेरी लायबिलिटीज है। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट लायबिलिटीज कौन सा है? क्यों? गवर्नमेंट को देने का। तो दोनों में प्रेफरेंस किसको ज्यादा मिला? तो मेरा प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज। इन एक्साइज ड्यूटी मतलब क्या आ गया? ड्यूटी टैक्स। हाँ बिल डिस्काउंट नहीं आएगा। बिल डिस्काउंट किस में आता है? अनसिक्योर्ड में। समझ में आया? चले ठीक है। तो यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की लायबिलिटीज कितनी है? 3,00,000 की। अब वो 3,00,000 तो पे करना पड़ेगा, तो उधर माइनस दिखाना पड़ेगा। इधर क्या लिखूंगा मैं? हाँ हाँ हाँ, इधर कुछ तो लिखा ना वहां पे। क्या है लाइबिलिटीज का नाम? क्या है? फॉर एक्साइज ड्यूटी है ना। एक्साइज ड्यूटी पेड या डिमांड कितना? 3,00,000। 3,00,000 की लाइबिलिटीज थी, 3,00,000 की लाइबिलिटीज थी और 3,00,000 आपने पे किया। अब आपके पास कितना बचा? 1,05,00,000। बात समझ में आया? डन। तो ये सी भी खत्म हो गया। लाइबिलिटीज 23,00,000 की हो गई अपनी, मतलब 20 और 3,00,000 23,00,000 मैंने अभी तक भर दिया है। अभी मेरे पास 1,05,00,000 है। अब मैं आ जाता हूं लिस्ट डी पे। देखो क्वेश्चन में लिस्ट डी दिया है कि अपने को कुछ, लिस्ट डी के अंदर मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। डिवेंचर्स था बट डिवेंचर की लायबिलिटी तो सिक्योर्ड थी। अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, लोन मतलब अनसिक्योर्ड है ना। हो गया डिवेंचर्स खत्म। तो लिस्ट डी में कुछ नहीं है, मतलब मेरे पास बैलेंस लिस्ट डी माइनस करने के बाद 1,05,00,000 अभी भी है या नहीं? समझा? अब मैं आ जाता हूँ लिस्ट ई में। तो लिस्ट ई में क्या क्या आएगा? तो लिस्ट ई के अंदर देखो लाइबिलिटीज में क्या क्या अपने पास। लाइबिलिटीज में दिख रहा है अनसिक्योर्ड लोन, क्रेडिटर्स एंड बिल डिस्काउंट का कंटीजेंट लाइबिलिटीज। बराबर है। तो यहां पे कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएगा। एक आ जाएगा सबसे पहला बिल डिस्काउंट, लिख देता हूं बिल डिस्काउंट। फिर है अनसिक्योर्ड लोन्स, उसके बाद ट्रेड क्रेडिटर्स। समझ में आया? बिल डिस्काउंट का कितना है अमाउंट? 2,00,000। उसकी लायबिलिटीज जो मुझे पे करना है। अनसिक्योर्ड 40,00,000 और ट्रेड क्रेडिटर्स 70,00,000 के 7,00,000 70। ठीक है। तो अब इधर आ जाता हूं, इनका अमाउंट लिख देता हूं 2,00,000, 40,00,000, 70,00,000। टोटल नाम का प्राणी कर दोगे तो फट से 7 4 11, 1,02,00,000 शायद, 1,02,00,000। हाँ जी 1 करोड़ हो गया ना। 70 40 1,12,00,000 आ रहा है क्या? हाँ 1,12,00,000 मतलब इधर अपने पास नेगेटिव बैलेंस आ रहा है 7,00,000 का। पैसा ही नहीं मेरे पास, तो मेरा बैलेंस क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो
अब इस केस में क्या मैं कॉल करके पैसा मांग सकता हूं? नहीं, क्योंकि मेरे शेयर्स भी फुल्ली पेड अप है। मतलब 7 लाख का लॉस, उसके अलावा प्रेफरेंस शेयर को पैसा तो दे नहीं सकते। इक्विटी शेयर की लायबिलिटी कितनी है जरा चेक करो। अभी इक्विटी शेयर की लायबिलिटीज कितनी है? तो यहां पे मैं लिखता हूं इशूड कॉल्ड अप कैपिटल इक्विटी कितना है? 50 लाख। मतलब टोटल लिस्ट एच लॉस कितने का? 57 लाख का। समझ में आया? खत्म हो गया सब। क्लियर हुआ? क्या किया इसमें समझा? अब टोटल लायबिलिटीज कितने की थी आपकी? 1 करोड़ 2 लाख, 1 करोड़ 2 लाख, सॉरी 1 करोड़ 12 लाख प्लस इधर 23 है आपके पास। मतलब टोटल लायबिलिटीज ज्यादा है, एसेट का वैल्यू कम है, इसलिए अपने को क्या हुआ है? लॉस हुआ है। बात समझा? क्लियर? यही है आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ओके, कंप्लीट करो, स्टार्ट किया जाए। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 408, सम नंबर 31। X Company Limited went into liquidation on 1st April 2017. Following balances are extracted from the books on that date. आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है। एक्चुअल में कैपिटल में खाली इक्विटी कैपिटल है। डिबेंचर्स में बोला है सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, क्रेडिटर्स दिया है, बराबर है। आगे दिया है मशीनरी, लीज होल्ड, स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है। The following assets are valued as मशीन का वैल्यू दिया, लीज का वैल्यू, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, स्टॉक का वैल्यू, डेटर्स। बैंक ओवरड्राफ्ट is secured by deposit of title deed of leasehold property. There were preferential creditors amounting to 3,000 which were not included in the creditors of 60,000. बराबर है? चलिए फिर, मतलब हाँ बोलिए। पेपर डॉक्यूमेंटेशन सिक्योर्ड, ठीक है। अब सबसे पहले अपने को बस असेट्स में कौन से असेट्स है देखो जो अपन ने रियलाइज किया है, लीज होल्ड को छोड़ के। क्यों? क्योंकि लीज होल्ड को अपन ने किसके साथ सिक्योर्ड करके रखा है? बैंक ओवरड्राफ्ट से सिक्योर्ड करके रखा है, बराबर है। तो यहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला कैश इन हैंड लिख लेता हूं, बराबर है। उसके बाद सेकेंड असेट बोलो, मशीनरी। फिर क्या है? स्टॉक है। फिर डेटर्स है। फिर इन्वेस्टमेंट है, बराबर। तो अमाउंट नाम का प्राणी भी रहेगा साथ में। कैश का 3,000, फिर 90,000, फिर कौन सा वैल्यू बोल रहे हो? बुक वैल्यू नहीं, रियलाइज वैल्यू बोलना है। नहीं मैं समझ गया, वो बुक वैल्यू बोल रहा था, इसके लिए मैं समझ गया कि देखो क्वेश्चन में दिया ना रियलाइज वैल्यू। मशीन कितने में रियलाइज हुआ है? 1,80,000। और स्टॉक 6,000 में रियलाइज हुआ है। डेटर्स 1,40,000 और इन्वेस्टमेंट दिया है ना, इन्वेस्टमेंट 12,000। 12,000। उसके अलावा लीज होल्ड प्रॉपर्टी भी रियलाइज हुआ है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी कितने में रियलाइज हुआ है? 2,18,000। अब इधर किससे है? बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना भाई बैंक ओवरड्राफ्ट बोलो? बैंक ओवरड्राफ्ट का वैल्यू कितना है? बस 54,000 रुपए ही देने का है। 2,18,000 आया, मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। कितना है? माइनस कर दो। 1,00,000 क्या? 1,00,000 क्या? 1,64,000। मतलब इसका टोटल आ गया 1,64,000। 1,64,000। डन? यहां तक समझ में आ गया? अब सारे असेट्स का टोटल ले लेंगे, बढ़िया। 3,41,000। 3,41,000। 3,41,000 एंड उसके अलावा ये भी पैसा अपने पास है 5,05,000। डन? यहां तक ग्रॉस टोटल असेट ले लेते। टोटल असेट्स रियलाइज 3,41,000। नहीं, अगर आपको याद हो यहां पे कैश बैलेंस नहीं लेते अपन कमीशन देने के लिए। तो अगर मैं कैश को निकाल दूं तो 3,41,000 में से 3,000 माइनस कर दो,
3,38,000 प्लस 2,18,000 5,56,000। ये क्यों कैलकुलेट किया है? कमीशन वगैरह देना पड़ेगा तब, इसका कोई काम नहीं है सर। करना जरूरी है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट करना पड़े तो कर लो, ठीक है। क्लियर? उसको ऐड दिखाने के बदले डायरेक्ट टोटल असेट्स देना है तो भी डाल सकते हैं। हाँ वही सेम इधर लिखना नहीं, खाली प्रेजेंटेशन। ग्रॉस लाइबिलिटीज पे आते हैं। सबसे पहला 54,000 आएगा, पे ऑलरेडी कर दिया है, डैश। तो अपना बैलेंस यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट लिख दूँ, बैंक ओडी माइनस किया तो 5,05,000 रहेगा, कुछ भी पेमेंट जा रहा नहीं है इधर। फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है क्या, चेक करो जरा। हाँ दिया है क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बारे में बोला है। देयर वाज अ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 3,000 रुपीज। तो भाई 3,000 रुपये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, 3,000 रुपया पे करना पड़ेगा, तो 5,02,000। बढ़िया है। उसके बाद डिबेंचर्स वगैरह है क्या क्वेश्चन में? देखो हाँ जी डिबेंचर्स है, 1,50,000 का डिबेंचर्स है, 1,50,000 की लाइबिलिटीज है और वो अपने को पे भी करना पड़ेगा। 1,50,000 पे कर दो। कोई इंटरेस्ट वगैरह है क्या इसके ऊपर? नहीं है, तो ठीक है 1,50,000 पे कर दो। कितना आएगा? 3,52,000 बराबर। अनसिक्योर्ड में देखो जरा, अनसिक्योर्ड में क्या क्या अपने पास बच गया लाइबिलिटीज में? खाली क्रेडिटर्स बचा हुआ है 60,000 का, और कुछ है क्या? नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिटर्स ऑफ 60,000, क्रेडिटर्स ऑफ 60। अरे बहुत पैसा है यार अपने पास, तो अभी माइनस कर दो तो अपने पास बैलेंस आ जाता है 2,92,000। अब इक्विटी शेयर कितना देने का देखो, बस 2,40। मतलब भाई इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा देने के बाद भी इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर है नहीं यहाँ पे, इसके लिए प्रेफरेंस शेयर आएगा नहीं। 2,40,000 पूरा का पूरा पैसा लेके जा भाई। अब भी मेरे पास कितना बच गया? 52,000। तो ये मेरे लिए क्या हो गया? सरप्लस। सरप्लस इन लिस्ट एच, समझा? और ये जो हमने पे किया है ये लिस्ट जी का पेमेंट किया है, इक्विटी शेयर का। समझ में आया? खत्म हो गया, बस इतना ही है। 2 सम थे, वो 2 सम का प्रैक्टिस करो, बस हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।